दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत एनर्जी के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर है। भारत 45% से ज्यादा तेल और गैस इसी रूट से इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन इजराइल ईरान युद्ध की वजह से हॉर्मुज रूट बंद है, जिससे देश में तेल और गैस के लिए पैनिक पैदा हो रहा है। मिडिल ईस्ट में गरजती मिसाइलों के बीच हॉर्मुज में भारत समेत दुनिया के सैकड़ों ऑयल टैंकर फंस गए हैं। ईरान किसी भी देश के जहाज को हॉर्मुज से नहीं गुजरने दे रहा। भारत के 28 कार्गो शिप अभी भी फारस की खाड़ी में फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं। कुछ खबरें आई हैं कि ईरान भारत के लिए हॉर्मुज रूट खोलने जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से बात की है, लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। मुस्तफा ने अपने पहले बयान में कहा है कि उसने अपने पिता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत का बदला लेने, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रखने और हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद रखने का संकल्प लिया है। खामेनेई की मौत के बाद मुस्तफा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाया गया है। अमेरिका इजराइल से युद्ध के बीच ये उनका पहला स्टेटमेंट है, जिसमें देश को संबोधित किया और कहा कि हम युद्ध के मैदान में विजयी हैं और ईश्वर का हाथ हमारे साथ है। मुस्तफा ने कहा कि हम सुबह की सेना हैं, हमें काली रात से क्यों डरना चाहिए। हॉर्मुज बंद है और आगे भी बंद ही रहेगा। लेकिन इस बीच मुंबई पोर्ट से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हुए शेन लॉन्ग ऑयल टैंकर भारत पहुंचा है। शेन लॉन्ग सऊदी अरब से 1.35 लाख टन क्रूड ऑयल लेकर सुरक्षित मुंबई पहुंचा है। बताया जा रहा है कि ईरान वॉर के बाद भारत पहुंचने वाला यह पहला कार्गो शिप है। लाइबेरियन फ्लैग्ड सुएज़मैक्स टैंकर शेन लॉन्ग के मुंबई पहुंचने का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि 1 मार्च को इसमें सऊदी के रास तनूरा पोर्ट से कच्चा तेल लोड किया था। अब सवाल यह है कि क्या शिप ने युद्ध से पहले ही हॉर्मुज क्रॉस कर लिया था, या फिर कई दिन फंसे रहने के बाद इसने युद्ध के बीच ही हॉर्मुज स्ट्रेट क्रॉस किया और अब मुंबई पोर्ट पहुंचा है। इस ऑयल टैंकर को लेकर सरकार या पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। लिहाजा कई तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है, क्योंकि इसमें पहले ईरान ने भारत आ रहे 2 कार्गो शिप पर हमला कर दिया था। ऐसे में हॉर्मुज से शेन लॉन्ग का सुरक्षित निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। सवाल यह है कि क्या ईरान ने भारतीय जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दिया है? क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर की फोन डिप्लोमेसी मिडिल ईस्ट में काम आ गई है? आखिर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स के बीच ऑयल टैंकर मुंबई कैसे पहुंचा? क्या कैप्टन सुशांत सिंह संधू ने युद्ध के तूफान से सुएज़मैक्स टैंकर शेन लॉन्ग को निकालकर बड़ा करिश्मा कर दिया है? हॉर्मुज स्ट्रेट पर अभी कितने भारतीय कार्गो शिप फंसे हैं? सरकार क्या कर रही है? इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि विदेश मंत्रालय की ओर से इस मुद्दे पर क्या कहा गया है। पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से हाल के दिनों में 3 बार बात की है। इस दौरान दोनों के बीच एनर्जी सिक्योरिटी और हॉर्मुज रूट पर फंसे भारतीय जहाजों को लेकर चर्चा हुई। मतलब यह है कि ईरान ने हॉर्मुज में फंसे भारतीय जहाजों को रास्ता देने को लेकर रुख साफ नहीं किया है। मुस्तफा के बयान से तस्वीर और ज्यादा साफ हो गई है। अब सवाल यह है कि अगर ईरान ने भारत के लिए हॉर्मुज नहीं खोला है, तो फिर सुएज़मैक्स टैंकर शेन लॉन्ग मुंबई पोर्ट कैसे पहुंचा? मीडिया में इसको लेकर के कई तरह की रिपोर्ट्स छपी हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ऑयल टैंकर ने AIS बंद कर डार्क मोड में यात्रा की है। रिपोर्ट के मुताबिक शेन लॉन्ग ने 1 मार्च को सऊदी के रास तनूरा पोर्ट से कच्चा तेल लोड किया था। मैरीटाइम ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक 8 मार्च को शेन लॉन्ग का अंतिम सिग्नल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भीतर देखा गया था। इसके बाद उसका AIS यानी कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद हो गया और जहाज रडार से गायब हो गया। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि जहाज के कैप्टन ने रणनीतिक कदम उठाते हुए ऐसा किया। अगले दिन जहाज फिर से ट्रैकिंग सिस्टम में दिखाई दिया। इसका मतलब यह था कि उसने सबसे खतरनाक इलाका सफलतापूर्वक पार कर लिया। युद्ध के दौरान AIS बंद करके जहाज को इसलिए चलाया गया ताकि उसे ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से बचाया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेन लॉन्ग पर कुछ 29 लोग सवार थे, जिसमें भारतीय, पाकिस्तानी और फिलीपींस के नागरिक शामिल थे। जहाज के कैप्टन सुशांत सिंह संधू थे, जिनकी अगुवाई में यह जोखिम भरा सफर पूरा किया गया। कैप्टन सुशांत सिंह के राहत की हर तरफ चर्चा हो रही है उनके साहस की। हालांकि सच्चाई यही है या फिर कुछ और है, ये अब तक साफ नहीं है। इससे पहले रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि 2 भारतीय टैंकर गुजरे हैं।
जिनमें 3 मिलियन बैरल तेल है। ये इराक और अरब से भारत आ रहे हैं। बुधवार को पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी की ओर से ऐसी जानकारी दी गई थी। Procurement through alternative routes and supplies is underway to offset this disruption, and our gas companies have procured LNG cargoes from their new sources, and 2 LNG cargoes are on their way to the country. तो आइए समझते हैं कि फिलहाल हॉर्मुज में स्थिति क्या है और यहां पर कितने भारतीय कार्गो शिप और टैंकर फंसे हैं। पेट्रोलियम और विदेश मंत्रालय ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पर्शियन गल्फ में अभी भी 28 जहाज फंसे हैं। ये संख्या पहले जैसी ही बनी हुई है। इन जहाजों में कुल 778 भारतीय नाविक भी सवार हैं। 28 जहाजों में से 24 हॉर्मुज स्ट्रेट के पश्चिमी हिस्से में हैं, जबकि 4 जहाज हॉर्मुज के पूर्वी हिस्से में हैं। सरकार सभी जहाजों और उनके क्रू की सुरक्षा पर लगातार नजर रख रही है। हाल ही में विदेशी झंडे वाले कुछ जहाजों पर हमले हुए हैं। इनमें 78 नाविक मौजूद थे। इनमें से 70 को सुरक्षित निकाल लिया गया था, जबकि 4 नाविक घायल हैं। हादसे में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई है और 1 लापता बताया जा रहा है। DG Shipping has issued advisories to the Indian seafarers whether they are employed on Indian flagged vessels or on foreign flagged vessels. The directive is not to return home. The directive is to remain employed, work on the ship, but be safe. And that is why the advisories have been issued. But wherever there are issues, where there are questions, where there is some specific case, they come home. Not only in this case, but even otherwise. So the DG Shipping has issued advisories not once but twice in the recent past. They remain in force even today. तो सरकार के मुताबिक MV स्काईलाइट पर 2 और MV अकेडमी व्योम पर 1 भारतीय चालक दल के सदस्य के मारे जाने की पुष्टि हुई है। ईरानी ड्रोन और मिसाइल ने कार्गो जहाजों को निशाना बनाया था। फिलहाल मंत्रालय और शिपिंग विभाग के कंट्रोल रूम्स यहां पर स्थापित किए गए हैं। हॉर्मुज में फंसे भारतीयों के परिवारों के सरकार उनसे संपर्क में है और उन्हें जरूरी जानकारी दी जा रही है। मुस्तफा खामने के बयान से साफ है कि फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलेगा जब तक ईरानी सेना पूरी तरह से युद्ध नहीं रोकती है। लिहाजा भारत सरकार फारस की खाड़ी में फंसे नाविकों को दूसरे रास्ते से निकालने की कोशिश कर रही है। भारत ने अब हॉर्मुज स्ट्रेट को छोड़कर दूसरे रास्ते से पेट्रोलियम और गैस आयात शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इसकी जानकारी संसद में दी है। The world has not faced a moment like this in modern energy history. The Strait of Hormuz, through which 20% of world's crude, 20% of world's natural gas, and 20% of the world's LPG flows was disrupted following the military operations between Iran, Israel, and the US. For the first time in recorded history, the Strait of Hormuz has been effectively closed to commercial shipping. Despite India having no role in causing the conflict, like many countries, India has to navigate through its consequences. और युद्ध की वजह से हॉर्मुज रूट लगभग बंद हो चुका है। पिछले दिनों ईरान ने शर्त रखी थी कि इजराइल के राजदूत को जो भी देश अपने यहां से बाहर कर देगा उसे हॉर्मुज से जाने की मंजूरी दी जाएगी। इस पर भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि इतिहास में दुनिया ने ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी। भारत पहले हॉर्मुज से करीब 45% कच्चा तेल और गैस आयात करता था, जबकि दूसरे रूटों से 55% इंपोर्ट होता था। लेकिन अब भारत ने दूसरे रूटों से इंपोर्ट 70% तक बढ़ा दिया है, जिससे देश में तेल और गैस की समस्या नहीं होगी। सरकार ने साफ किया है कि देश में कच्चे तेल की आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित है। Crude supply position is secure. Before the crisis, approximately 45% of India's crude imports transited through the Hormuz route. Non-Hormuz sourcing has risen to approximately 70% of crude imports, up from 55% before the conflict began. Refineries are operating at high capacity utilization. In several cases, they are exceeding 100%. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. तो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती हॉर्मुज का बंद होना है। यह करीब 167 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है।
ईरान जंग की वजह से ये रूट सुरक्षित नहीं है। हॉर्मुज बंद होने से भारत ही नहीं कई देशों के सामने संकट खड़ा हो गया है। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का करीब 20% हिस्सा हॉर्मुज से ही गुजरता है। सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश अपने निर्यात के लिए इसी पर निर्भर हैं। ईरान के ड्रोन हमले के बाद भारत को गैस सप्लाई करने वाले सबसे बड़े देश कतर ने अपने LNG प्लांट का प्रोडक्शन रोक दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G7 देश अपने इमरजेंसी तेल भंडार से सप्लाई जारी करने पर चर्चा कर रहे हैं ताकि ग्लोबल मार्केट में ऊर्जा संकट को कम किया जा सके। रूस और अल्जीरिया से भी अतिरिक्त कच्चा तेल आने की उम्मीद है। मिडिल ईस्ट के हॉर्मुज संकट और सप्लाई रुकने के डर से ग्लोबल मार्केट में भी खलबली है। इसे शांत करने के लिए अमेरिका ने अपने सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व से 17.2 करोड़ बैरल तेल निकालने का फैसला किया है। ये अगले हफ्ते से शुरू होगा ताकि दुनिया भर में तेल की कमी न हो और कीमतें काबू में रहें। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में 28 फरवरी को ताबड़तोड़ हमले किए थे। अमेरिका ने पहले हमलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया था और सिर्फ 24 घंटे के भीतर ईरान के 1000 ठिकानों को तबाह कर दिया था। इतने सटीक हमले AI की मदद से संभव हुए थे। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ऑपरेशन में क्लॉड नाम का AI मॉडल इस्तेमाल किया था, लेकिन इस दौरान टॉमहॉक मिसाइल से मिनाव शहर के शाहराज तैयब एलिमेंट्री स्कूल पर भी हमला किया गया था, जिसमें 168 बच्चियों समेत 175 लोगों की जान चली गई और अमेरिका की कार्रवाई चौतरफा सवालों के घेरे में आ गए। यह स्कूल ईरान की IRGC के नेवल बेस के पास था, जिसको लेकर अब अमेरिकी सेना चौतरफा फंसती दिख रही है। बताया जा रहा है कि स्कूल पर हमला AI की गलती की वजह से हुआ। US सेंट्रल कमांड के अधिकारियों ने टारगेट कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी से मिले पुराने डेटा का इस्तेमाल किया था, जिससे ये बड़ी गलती हुई और स्कूल भी टारगेट में आ गया। स्कूल पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लगातार सवाल हुए थे, लेकिन उन्होंने इससे बचने की कोशिश की थी। ट्रंप ने पहले ईरान पर ही अपने स्कूल पर हमले का आरोप लगाया और इसके बाद वीडियो सामने आए तो ट्रंप फंस गए और वो कह रहे हैं कि उन्हें इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। इसे कई लोगों ने ट्रंप का झूठ पकड़े जाने जैसा कहा है। अमेरिकी सेना की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि मिनाव के स्कूल में हुए मिसाइल हमले के लिए AI की गलती है। काफी देर से लेकिन फाइनली अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन ने माना है कि ईरान में जब 168 बच्चियां स्कूल में मारी गईं अमेरिका के हमले में, तो उसके लिए अमेरिका ने ही उस मिसाइल को दागा था। हाँ, अपने को बचाने के लिए अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कह रही है कि उनके यहाँ जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है, उसने टारगेट का मिस इंटरप्रिटेशन करके उसकी जो लोकेशन है वो गलत डाल दी थी। यानी टारगेट का जो ग्रिड रेफरेंस होता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वो गलत डाल दी थी। लेकिन फैक्ट है कि गलती अमेरिका की थी और उसमें 168 मासूम बच्चियों की हत्या, निर्मम हत्या हो गई। डोनाल्ड ट्रंप से सोमवार को कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान को कहीं से टॉमहॉक मिसाइल मिल गई और उसने इससे अपने स्कूल पर हमला कर दिया। इस पर उनसे सवाल हुआ कि सिर्फ आप अकेले ही ऐसा दावा कर रहे हैं, इसका आधार क्या है? इस पर ट्रंप फंस गए और जवाब दिया कि मेरे पास इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे पता चलता है कि अमेरिका के पास स्कूल हमले में खुद को बचाने के सबूत नहीं है। प्राथमिक स्कूल की इमारत पर हुए एयर स्ट्राइक में 168 बच्चों की मौत हो गई थी। यह अमेरिका का एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। यह अमेरिकी टारगेट लिस्ट में शामिल था। AI ने डेटा की गलती की वजह से इसे सैन्य ठिकाना समझ लिया था। जांच में पाया गया है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अधिकारियों ने DIA की ओर से दिए गए पुराने डेटा का इस्तेमाल हमले के लिए किया था। टॉमहॉक मिसाइल का असली टारगेट शजरा तैयबा स्कूल से कटा हुआ था। यह ईरानी सैन्य बेस था। पहले स्कूल की इमारत सैन्य बेस का एक हिस्सा हुआ करती थी। 168 बच्चियां जिस स्कूल में मारी गईं, अब अमेरिका ये कह रहा है कि उनका इंटेलिजेंस डेटा बहुत पुराना था। पुराना डेटा के अनुसार शायद
या तो उसी जगह पर या उसके आसपास IRGC का कोई बहुत ही बड़ा कंसंट्रेशन था, छावनी थी या उनकी कमांड एंड ट्रेनिंग पोस्ट थी। बहुत डेलिब्रेट और सोच समझकर टारगेट की जो इंफॉर्मेशन है उसे जो बॉम्ब एमिंग कंप्यूटर है उसके अंदर डालते हैं। तो शनिवार को जब हमला हुआ था तो स्कूल के सप्ताह का पहला दिन था, जिसकी वजह से स्कूल बच्चों से भरा था। ऑनलाइन मैप में इसे साफ तौर पर स्कूल दिखाया गया था। इसकी अपनी वेबसाइट भी है, लेकिन अमेरिकी सेना की लापरवाही और AI की गलती से इतनी बड़ी त्रासदी सामने आई। सवाल यह है कि क्या अब अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करेगा? क्या दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? सवाल युद्ध में AI के इस्तेमाल को लेकर के भी है। भला ये भी कहा जा रहा है कि AI की वजह से युद्ध का रुख बदला है, लेकिन ये त्रासदी दिखती है और दिखाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से घातक साबित हो सकता है और कैसे इससे दुनिया में तबाही मच सकती है।